साल 2000 में झारखंड गठन के वक्त संथाल में ट्राइबल्स का जो पॉपुलेशन था वो 36% था और मौजूदा समय में अभी 26% हो गया है, मतलब कि 10% की कमी है। मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूरे संथाल को अलग से यूटी बनाया जाए, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाई जाए। बीते 22 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया जिसमें बताया गया कि भारत सरकार को इन इलाकों में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। दरअसल ये पूरी जो बातचीत है, जो पूरा बयान है, वो सांसद निशिकांत दुबे का है जो संसद में दिया गया है और उन्होंने यह मांग रखी है कि संथाल के साथ साथ बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा, इसके अलावे बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार को जोड़ करके अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद, मांग के बाद झारखंड में राजनीति जो है गरमा गई है। झारखंड बीजेपी जो लगातार डेमोग्राफी के मुद्दे पे, मसले पे लगातार हेमंत सोरेन के सरकार पे हमलावर थी, अचानक से निशिकांत दुबे ने सत्ता पक्ष यानी कि इंडिया अलायंस को एक संजीवनी दे दिया है इस बयान के तौर पे। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था और संसद में दिए गए निशिकांत दुबे के इस बयान को आधार बना करके झारखंड में जो विधानसभा चल रहा था, सदन के अंदर पूरा हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन को स्थगित करना पड़ा। दूसरी बार 12:30 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अनुपूरक बजट पेश करने के तुरंत बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेरा नाम संजय कुमार रंजन है और इस डिस्कशन में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या निशिकांत दुबे ने यह बयान देकर के बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी जो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से वो लगातार डेमोग्राफी के मसले पे हमलावर थे, लगातार सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे के एक बयान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और माले यानी कि इंडिया अलायंस को एक मौका दे दिया है। बीजेपी घिरती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे मनोज पांडे जो हमारे सहयोगी हैं, सनी शरद भी हैं। इसके साथ ही जो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली है उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे झारखंड हाई कोर्ट के जमानत के फैसले को चुनौती देने ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पे ईडी के उस मांग को खारिज कर दिया गया जिसमें यह बोला गया था कि हेमंत सोरेन को जो जमानत दिया गया है उस पर विचार किया जाए, जमानत खारिज किया जाए। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से। बाबा, जिस तरीके से आज सदन में जो कुछ हुआ, विधानसभा के परिसर में जो कुछ हुआ, क्या निशिकांत दुबे ने एक मौका दे दिया, बीजेपी बैकफुट पे आ गई है? बिल्कुल, चूँकि झारखंड का गठन एक भावनात्मक कारण से हुआ था। एक तो तर्क था कि प्रशासन पटना से दूर है, इस वजह से इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा क्योंकि सरकार दूर है। तो आप एक राज्य का गठन कीजिए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का रहन सहन, संस्कृति को देखकर। अब निशिकांत दुबे ने इस झारखंड को भी टुकड़े में करने की बात कही। नहीं, वो अलग करने की बात उन्होंने कही और उसके पीछे कि उन्होंने लॉजिक दिया कि कैसे खास करके मुर्शिदाबाद, मालदा का इलाका, कटिहार, किशनगंज का इलाका और संथाल का इलाका, जहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। हालांकि 2011 के बाद कोई जनसंख्या गणना तो हुआ नहीं है, लेकिन जो वोटर लिस्ट जो तैयार होता है हर साल चुनाव के पहले भी, उससे जो आंकड़े निकले हैं उसके मुताबिक वो यह बोल रहे हैं कि तकरीबन 123% तक जो है जनसंख्या बढ़ी है मुसलमानों की इन इलाकों में, और हिंदुओं की संख्या कम न हो जाए या फिर हिंदू इन इलाकों से विलुप्त या फिर खाली न हो जाएं, इसलिए एक ज़रूरत है कि इन इलाकों को जोड़ करके जो ये बांग्लादेशी का जो घुसपैठ हो रहा है उसको रोका जाए। देखिए, इस कंडीशन पे किसी राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। ये प्रशासनिक चूक है।
ये सीमा सुरक्षा बल की चूक है, ये एसएसबी जवानों की चूक है। आप अगर ये तर्क दे रहे हैं तो क्या ये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, उसके बाद उसको अपने हिसाब से चलाया जाए? ऐसी परिस्थिति तो उत्पन्न हुई नहीं है। एक इसी तरीके का जब झारखंड गठन नहीं हुआ था, या झारखंड गठन के कुछ साल बाद तक बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट चलता था। हो सकता है कि निशिकांत दुबे ये तर्कपूर्ण अभी बात जो कह रहे हैं ये बीजेपी को बैकफुट पे ला रहा है। लेकिन यहाँ पे दर्शकों को यह बताना बेहद जरूरी है, जो इंट्रो में मैं स्लिप कर गया, कि बीजेपी निशिकांत दुबे के इस बयान से खुद को अलग कर रही है बार बार, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हों, या फिर बीजेपी के जो दूसरे कद्दावर नेता हैं, वो यह जरूर बोल रहे हैं, बल दे करके बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे का बयान उनका निजी बयान है। लेकिन संसद के भीतर दिया गया बयान, बीजेपी के वो सांसद हैं, क्या पार्टी के किनारा करने के बावजूद निशिकांत दुबे का यह बयान बीजेपी का पीछा छोड़ देगी? देखिए, ये इंडिविजुअल बयान को पार्टी और या नेता किस स्तर पे लेते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आम जनता वोटर किस स्तर पे लेती है। बिल्कुल। तो अब तो एक तो मौका मिला है वाकई में, जेएमएम को, कांग्रेस को, आरजेडी को, माले को, इनको एक मौका मिला है कि देखिए इनका असल मकसद यही है कि ये झारखंड को भी तोड़ना चाहते हैं, अलग से राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अब इसका जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि वो उनका इंडिविजुअल मांग था और वो संसद में किया, उसका नहीं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी का विचार है। लेकिन इन दोनों का आरोप और तर्क और पीछा छोड़ाना, इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता इस मुद्दे को किस रूप में देख रही है, संथाल के लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये देश ऐसा है कि यहाँ एकरूपता है नहीं, यहाँ डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अब हो सकता है, तो बचपन से पढ़ाया जाता है अनेकता में एकता वाली। हाँ, तो हो सकता है आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जो परिस्थिति हो, अब कोई और, अभी जैसे ये राजनीतिक मुद्दा है, कल अगर सचमुच ये मुद्दा हो जाए तो वो उस समय की परिस्थितियाँ अलग है। जबकि बिहार से जब झारखंड अलग होने की मांग हो रही थी, उस समय भी जो लोग झारखंड के लिए अलग मांग कर रहे थे, तो बिहार के लोगों का यही कमेंट हुआ करता था कि ये बिहार के टुकड़े करने चाहते हैं। लालू यादव ने वहाँ तक कहा था कि भाई लाश पर बनेगा। लेकिन उसी बिहार विधानसभा से झारखंड अलग पुनर्राज्य गठन विधेयक भी पास हुआ। आप उस मनोभाव पे जो बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत व्यापक स्तर पे वो चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, आज इंडिया अलायंस के एक नेता ने इतना तक कहा कि बीजेपी जो बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करती है, बीजेपी तो झारखंड का ही टुकड़ा करना चाहती है। तो इस तरीके से जो मैसेज नेताओं के जरिए आम लोगों तक जो पहुंचेगी, तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल साबित होने वाली है, खास करके इस सवाल को लेकर के। इसीलिए तो पार्टी ने किनारा कर लिया है कि वो इंडिविजुअल नेता का मांग है। सदन में उन्होंने क्या कहा, उससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, झारखंड बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। तो झारखंड बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन लोग कैसे इसको लेते हैं तब, जबकि निशिकांत दुबे, जिनका एक एक बयान जो है ना केवल वायरल होता है बल्कि पूरे राज्य के लोग उस पर नज़र रखते हैं कि निशिकांत दुबे क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कौन सी तस्वीर डाल रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान को आप इसको ऐसे देखिए गंभीरता से कि झारखंड कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, उन्होंने एक कदम और इस बयान को आगे ले जाते हुए यह बात कही कि निशिकांत दुबे अकेले यह बात नहीं कह रहे हैं। अगर वो संसद में इस तरीके की बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। और बंधु तिर्की ने पूरे राज्य को और राज्य की जनता को एक मैसेज देते हुए बात भी कही कि पूरे राज्य को इसमें आगाह हो जाना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि कैसे जो है झारखंड को तोड़ने के लिए जो है एक साजिश जो है अब शुरू हो गई है। बंधु तिर्की का जो इंटरव्यू है वो भी आप फॉलो अप के पेज पे देख सकते हैं। सनी, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से लिया जाना चाहिए तब जबकि सामने चुनाव है? डेमोग्राफी के मसले पे बीजेपी हमलावर थी, एक प्लस पॉइंट था, एक तरीके से कहें तो फ्रंट फुट पे खेल रही थी, लेकिन जैसे ही निशिकांत दुबे का बयान आया बीजेपी बैकफुट पे चली गई है क्या? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, पहले तो बांग्लादेशी घुसपैठ, और उसमें फिर डेमोग्राफी के इस तरह से बदल रहा है, उसे जोड़ा गया। बंधु तिर्की का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले उनकी बेटी और मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का बयान जब सामने आया
तो दोनों ने ये साफ कर दिया कि डेमोग्राफी और घुसपैठ दोनों अलग अलग चीज़ है। घुसपैठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा होना भी चाहिए, अगर हो रहा है तो वो रुकना चाहिए। लेकिन जहाँ तक डेमोग्राफी बदलने की बात है तो वो सिर्फ संथाल परगना के इलाके की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, बल्कि रांची, जमशेदपुर, पूरे झारखंड की हर जगह उन्होंने बाकायदा हिंद पीढ़ी तक का भी जिक्र किया कि कभी वो हिंद पीढ़ी था। रांची के कई इलाके, डोरंडा का और कई इलाकों का जिक्र किया कि किस तरह से वहाँ भी डेमोग्राफी चेंज हुई है। लेकिन इन सब के बीच गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का जिस तरह से बयान आया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया है, इससे ये साफ है कि निशिकांत दुबे के बयान से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। और देखिए कि जिस दिन से निशिकांत दुबे बयान दिए हैं उस दिन के शाम से ही झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से विरोध प्रदर्शन और निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया जा रहा है। आज देखिए मानसून सत्र के कार्रवाई का दूसरा दिन था और बीजेपी के विधायक आज सदन के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठी के मसले पर विरोध प्रदर्शन करते, उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने प्रदर्शन किया, मंत्री भी शामिल हुए। मेरे हाथ में वो तस्वीर है प्रदर्शन की और हर विधायक के हाथ पर जो तख्ती थी संजय, उसमें बिल्कुल स्पष्ट और अलग अलग मैसेज था। ये देखिए दिनेश विलियम मारंडी के हाथ पे जो तख्ती थी उस पर लिखा था कि झारखंड और झारखंडी विरोधी भाजपा हाय हाय। एक और विधायक हैं, उनके हाथ पे जो तख्ती है इस पर लिखा है कि संथाल है वीरों की धरती, जब अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या हस्ती। ये बता रहे हैं कि सिद्धू कानू की वो धरती है, हम अंग्रेज को धरती है। सविता महतो के हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। मथुरा महतो जो टुंडी से विधायक हैं वो लिख रहे हैं कि झारखंडी झुककर जोहार करता है, अस्तित्व पर बात आए तो हूल के साथ वार करता है। दीपक बिरुवा जो मंत्री हैं वो पोस्टर पकड़े हुए हैं और जल जमीन की बात कर रहे हैं। गुमला के विधायक हैं, वो लिखे हैं कि हेमंत को झुका न सके तो झारखंड तोड़ने चल पड़े, मिट जाओगे। इस तरीके के पोस्टर शहरों में लगाए गए हैं, बिल्कुल लगाए गए हैं। और देखिए अभी और मंगल कालिंदी के हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है कि वीर सिद्धू कानू के वंशज हम नहीं सहेंगे साजिश और दमन। ये कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो इन पोस्टरों के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से यहाँ संथाल परगना के इलाकों को तोड़ने और झारखंड को तोड़ने की साजिश की जा रही है। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, आप देखिए कि नेशनल चैनल से लेकर तमाम जगह खबरें चल रही है। किशनगंज, बिहार का जो किशनगंज का इलाका है उसको लेकर पहले से ही ये सवाल उठते रहा है कि वहाँ पर किस तरह से जनसंख्या बढ़ी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद का जो इलाका है वो इलाका है, और निशिकांत दुबे जो है ये संथाल का इलाका जोड़ दिए। तो वो तो जोड़े इस हिसाब से कि भाई ये तीनों स्टेट का जो मसला है उसको जोड़कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह है, और यही वजह है कि पार्टी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। मतलब जिस तरीके की चीज़ है वो जो आप बोल रहे हैं, पांडे जी बोल रहे हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से किनारा किया है, तो क्या निशिकांत दुबे को इस तरीके के बड़बोलेपन से बचना चाहिए, खास करके तब जबकि चुनाव है सामने। आप वो झारखंड को बांटने की बात कर रहे हैं जहाँ पे स्थानीयता सबसे बड़ा इशू है, और झारखंडियत का जो परिभाषा है, झारखंडियत की जो मांग है वो लोगों के जहन में है। लोगों को एक तरीके से बहुत पवित्र भावना से लोग झारखंडियत को लेकर के अपना दावा पेश करते हैं, और करनी भी चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपने हक की बात करेंगे। और ऐसे में अगर चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का क्या ये जो चीज़ें हैं, और मैंने जब कई लोगों से, नेताओं से सवाल भी किया पांडे जी, तो प्रदीप यादव ने एक मांग रख दी कि अगर ठीक है बीजेपी किनारा कर रही है निशिकांत दुबे के इस बयान से, तो फिर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए निशिकांत दुबे पे। देखिए, बीजेपी उस बयान से समझ रही है कि क्या उसने खोया है। जो इनका बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा था वो एक तरीके से डाइल्यूट हो गया है। विपक्ष अब यही कहेगा अपने वोटरों से, वहाँ के लोगों से, कि अगर हम यूनाइट नहीं रहे, एक साथ नहीं रहें, तो ये लोग हमारा बंटवारा करेंगे, एक नए राज्य का गठन करेंगे।
तो इनका जो बांग्लादेशी घुसपैठ का नारा था, जिसके तहत ये मान रहे थे कि जो गैर मुस्लिम हैं वो यूनाइट होंगे और जो स्थानीय मुस्लिम हैं वो बाहर के मुस्लिम जो उनका हक ले रहे हैं उसके खिलाफ होंगे, तो वो जो फ्रैक्शन मुसलमानों में लाने की कोशिश थी या गैर मुसलमानों को मतलब यूनाइट करने की बताना था कि भाई आदिवासी उससे पीड़ित सबसे ज़्यादा है, तो आदिवासी समाज को अपने पक्ष में करने की, उसको तो डाइल्यूशन जरूर हुआ है, उसका डाइल्यूशन। तो ये जो डाइल्यूट हुआ है उसके वजह से बीजेपी ने इनके बातों से किनारा कर लिया है। अब रहा कि कार्रवाई करनी चाहिए, तो कौन कार्रवाई करेगा और कैसी कार्रवाई करेगा। एक सांसद जो बीजेपी के नेता हैं उनका इंडिविजुअल राय भी है, इंडिविजुअल राय वो सदन में रखने को स्वतंत्र भी है। वो सार्वजनिक जीवन में हैं, हाँ। वो सांसद हैं, इंडिविजुअल कोई अपने घर के लिए तो फैसला ले नहीं रहे हैं। झारखंड का एक हिस्सा को बांटने की मांग कर रहे हैं और कुछ और दूसरे प्रदेशों का हिस्सा को जोड़ करके यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं। सामने चुनाव है, तो क्या इसको निजी बयान बता करके बीजेपी बच पाएगी? बीजेपी तो बचने की पूरी प्रयास कर रही है, वो तो चुनाव परिणाम बताएगा कि बच पाई कि नहीं बच पाई। फिलहाल तो बची गई बीजेपी किनारा करके, अब तो कोई उनके पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि बीजेपी क्या करे। बीजेपी अंदर सदन के अंदर बोले गए बयान पर स्पष्टीकरण नहीं मांग सकती क्योंकि जो पार्टी का लॉ है वो उसको अलाउ नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि निशिकांत दुबे को यही है कि चुनाव में संथाल परगना में कम यूज़ किया जाएगा। लेकिन एक उदाहरण प्रदीप यादव ने सदन के अंदर दी, जब वो इस मसले पे सदन के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मांग है कोई नया नहीं है, इस तरीके की मांग बीजेपी ने बाकायदा जम्मू और कश्मीर में इम्प्लीमेंट की। तो ऐसे में यहाँ पे जो बंधु तिर्की का जो इशारा है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं सार्वजनिक तौर पे कि ये सिर्फ निशिकांत दुबे की बात नहीं है, अगर संसद के भीतर बीजेपी का कोई सांसद इस तरीके की बात कर रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सहमति होगी इसमें। तो क्या लग रहा है सनी, क्या वाकई में कुछ बीजेपी प्लान कर रही है इस तरीके से? बिल्कुल, देखिए बंधु तिर्की का जब इंटरव्यू आप कर रहे थे मैं भी सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये एक एजेंडा है और ये साजिश का हिस्सा है जो पहले ही बोल दिए। निशिकांत दुबे हर चीज़ पहले बता देते हैं, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो या कुछ भी हो, वो पहले ट्वीट करके जानकारी देते हैं। तो ये वो बता दिए कि अगर यहाँ पर किसी तरह हेमंत सोरेन की सरकार के बाद अभी जो चुनाव होना है बीजेपी की सरकार बनती है तो किस तरह से संथाल परगना के इलाकों को तोड़कर वो अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की इन लोगों की मंशा है। क्योंकि बगल में जो बंगाल है वहाँ पर ममता बनर्जी का शासन है, वहाँ बीजेपी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और इन लोग फुल कॉन्फिडेंट में है कि फिर से बनाएंगे, यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही बीजेपी, वो कह रहे हैं ऐसा। बगल में बीजेपी है, हालांकि वहाँ पर अभी गठबंधन की सरकार नीतीश के सहारे है। तो क्या सचमुच में बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाती है तो इन इलाकों को जोड़कर जो है अलग बनाया जा सकता है? तो ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान के बाद एक चर्चा का विषय तो बन गया और लोग इस हिसाब से सोचते रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि निशिकांत दुबे ही पहले व्यक्ति हैं जो झारखंड को अलग करने की मांग, झारखंड तोड़कर। अब देखिए कि कोल्हान के इलाकों में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि भाई अलग स्टेट ही करने की मांग कर। कोल्हान स्टेट वाली जो बात आप बोल रहे हैं, कई वर्ष पहले वो खबर आई थी, लेकिन वो कितने प्रभावी थे और क्या उन्होंने संसद में कोई ऐसी बात रखी और क्या वो बीजेपी या फिर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों से संबंध रखते थे? तो उनका एक अपना कोई निजी व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए, अगर आप खड़ा हो जाएं कल और बोलें कि रांची मेरा है, मैं खड़ा होकर के बोल दूं, तो वो एक अलग बात है। निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, बाकायदा संसद के भीतर उनको बीजेपी के नेता के तौर पर मौका दिया जाता है और वो बोलते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो उनकी बातों पे तो चर्चा होगी ही। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि चर्चा हो रही है। देखिए पूरी बातचीत की शुरुआत इसी से हुई कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। एसटी कमीशन की जो मेंबर हैं आशा लकड़ा, बीजेपी की नेता हैं और रांची की मेयर भी रह चुकी हैं, वो बोल रही हैं कि आयोग का रिपोर्ट जो है वो कह रहा है कि मुस्लिम जो है वो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, फिर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ले रहे हैं।
लेकिन सवाल यहाँ ये है कि भाई जब राज्य में CNT एक्ट और SPT एक्ट उन इलाकों में है जो इतना कठिन एक्ट है, तो वैसे में कैसे कोई किसी के ज़मीन पर कब्जा कर सकता है, किसी को ज़मीन को अपने नाम से कर सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच अब जो फोकस सवाल है, एक तो ये कि भाई बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ से जो बयान आया कि डेमोग्राफी सिर्फ एक इलाके का नहीं बदला है, पूरे सभी झारखंड का इलाके का बदला है। बदला है। दूसरा बयान निशिकांत दुबे का कि भाई इन इलाकों में जिस तरह से मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र को जो है अपने जिम्मे इसका शासन लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष वही सवाल पूछ रहा है, मतलब यहाँ जो सत्ता पक्ष है वो यही पूछ रहा है कि भाई जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, तो बॉर्डर किसके जिम्मे है? तो वो तो आपके जिम्मे था, आपके तरफ से ही कमी रही है और यही वजह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं। और यहाँ तक बोल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता की हेमंता बिश्व शर्मा भी अपने बयान में कई बार बोल चुके हैं कि असम के इलाके से घुसपैठ होता है, तो आप अपने इलाके में नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर यहाँ आकर अब चुनाव से पहले ये मुद्दा बना रहे हैं। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। यहाँ पे शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर की विधायक हैं, झारखंड कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, उनकी बेटी भी हैं, उपचुनाव में वो इस बार चुनाव जीत करके आई हैं, उनके बयान का भी जिक्र करना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से डेमोग्राफी के मसले पे बीजेपी की पूरी टीम जो है हेमंत सोरेन की सरकार पे हमलावर थी, ऐसे में शिल्पी नेहा तिर्की का जो बयान आया कि डेमोग्राफी पे बातचीत करनी चाहिए और वो सिर्फ संथाल में असर नहीं डाल रहा है बल्कि पूरे झारखंड में, रांची को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई ट्राइबल्स का जो पॉपुलेशन पहले जितना था, अभी का परिस्थिति देख लीजिए, ट्राइबल्स की क्या स्थिति है, लगातार घटते जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ यह बयान देते हुए उन्होंने बिहार, यूपी और दूसरे प्रदेश के लोगों को भी निशाने पर लिया। एक मैं वीडियो देख रहा था, हालांकि कई तरीके के कटिंग्स होकर के वो वीडियो चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उसमें वो बोलते हुए पा रही हैं कि रामगढ़ में जो है कोई बाहर का आकर के मुखिया बन जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो इस तरीके का बिहार का आकर के मुखिया बन जाता है, चुनाव जीत जाता है। तो ये जो डेमोग्राफी के मसले पे, चाहे वो इंडिया अलायंस के लोग हों या फिर एनडीए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, अब जो ये लड़ाई है, जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और ये बातें पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ही कही जा रही है। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी के नाम पे बीजेपी झारखंड में हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना चाहती है और आपस में भेदभाव क्रिएट करना चाहती है। दूसरी तरफ डेमोग्राफी पे जो शिल्पी नेहा तिर्की की राय है, उस पे बीजेपी घेर रही है और बोल रही है कि यहाँ पे बिहारी और झारखंडी का जो भावना है, बांट करके चुनाव के दौरान जो है माहौल ख़राब करना चाहती हैं। तो आप देखिए कि चुनाव कभी भी ऐलान हो सकता है, चुनाव की घोषणा किया जा सकता है, और आप देखिए कि कैसे जो है एक तरफ से हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, दूसरे तरफ से बिहारी झारखंडी की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव हैं और चुनाव तक इस तरीके की बातें होंगी। 4.5 साल तक सरकार चली है, ना सरकार को चिंता थी इस बारे में, ना विपक्ष को इस बारे में चिंता थी बहुत ज़्यादा कि डेमोग्राफी को लेकर के किस तरीके से बातचीत किया जाए। लेकिन अब जब आखिरी सत्र है पंचम विधानसभा का, ये मानसून सत्र जो चल रहा है वो आखिरी सत्र है और इसमें इस तरीके की बातचीत सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि सामने चुनाव है। शिल्पी नेहा तिर्की की बातों पर भी राय लेना यहाँ पर जरूरी है। पांडे जी, शिल्पी का जो बयान है, जो विधायक हैं वो ये बोल रही हैं कि भाई बिहार यूपी के भी तो लोग आ रहे हैं और इसको बीजेपी के लोग इसको ऐसे जोड़ दे रहे हैं कि क्या बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उससे बिहार यूपी के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी ने उसको इसलिए मुद्दा बनाया कि क्या कांग्रेस ये मानती है कि दूसरे राज्य से आकर झारखंड में बसे लोग और बांग्लादेशी झारखंड में आके एक ही हैं। अगर वो सिमिलैरिटी खोज रही तो ये बताना चाहिए भारत के संविधान के किस हिस्से में लिखा हुआ है। अगर यहाँ मान लीजिए कोई बिहार का है, यूपी का है, तो बीजेपी कह रही है उनके पास कहीं का तो खतियान होगा, लेकिन जो बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं वो किसका हकमारी कर रहे हैं। तो एक घुसपैठियों की तुलना आप बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग जो आके झारखंड में बसे हैं उससे कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। रही बात, आप सोचिए कि ये पूरा नैरेटिव क्यों तैयार किया गया, ये चर्चा का विषय है और ये हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा 1985 ईस्वी से चलता आ रहा है संथाल में। खुद जो विधायक अनंत ओझा हैं, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, तो पूरा फरक्का बारात से लेकर हल्दिया तक
नाव की यात्रा की थी, बहुत सारे आंदोलन हुए थे, उस दौरान लाठीचार्ज चला था, पर ये साल दर साल बांग्लादेशी का मुद्दा उठता चला आ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इसको क्यों हाइप देने की कोशिश की? इस बार इस वजह से हाइप देने की कोशिश की कि संथाल परगना वो एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद जो किलेबंदी जेएमएम की है उसको तोड़ नहीं पा रही है। तो ये एक ऐसा भावनात्मक विषय है जिस पे वो उनका मानना है कि इससे जो स्थानीय मुसलमान हैं और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनके बीच में भी फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि दूसरे की ही हकमारी हो रही है। तीसरी बात कि जो ट्राइबल इस बात से पीड़ित हैं वाकई में, वो ट्राइबल भी बीजेपी के पक्ष में आएंगे। और रही बात जो इन सब के अलावा जो वोटर है वो इस मुद्दे पर यूनाइट होगा, वो इसलिए बता रहे। और निशिकांत मतलब पूरा जो एजेंडा है वो चुनावी एजेंडा है, वोट का एजेंडा है। सनी, इस मुद्दे पे एक आखिरी सवाल आपसे है कि आपको याद होगा कि रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार जो पिछली सरकार थी, उस दौरान भी यह बात सामने आई और संभवतः एक कमेटी भी बनाई गई थी। क्या कुछ डाटा वगैरह भी सरकार के पास है, इकट्ठा किया गया है कि वाकई में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं? कुछ इस तरीके का डाटा सरकार के पास मिल पाया कि नहीं मिल पाया? मुझे लगता है कि अभी तक कोई डाटा सरकार के पास नहीं है और ना ही कोई इसे लेकर सेंसस हुआ है। ये इंडिविजुअल कोई एनालिसिस करके ये डाटा निकाला हुआ है और उसी को बीजेपी शायद चुनाव आयोग तक सौंपी है। अभी जो डीजीपी बने हैं अनुराग गुप्ता, उनसे भी मैंने इस मसले पर बात किया था कि अभी विधानसभा से लेकर संसद तक जो है डेमोग्राफी का मुद्दा गर्म है। तो उन्होंने कहा कि मामला चूँकि अभी कोर्ट में भी है इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, लेकिन इस पर कभी डेटा एनालिसिस नहीं हुआ है, लेकिन मुद्दा बना है तो पुलिस जो है, पुलिस विभाग जो है इस पर देख रही है। तो अब देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार पिछली सरकार में शायद खोजने की कोशिश की गई थी उन इलाकों में कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ है या नहीं है, उसको खोजा जाए, निकाला जाए। लेकिन आप कैसे खोजिएगा? खोजने का आधार चूँकि अब देखिए जिस हिसाब से बीजेपी कह रही है कि पहले वोटर कार्ड बनवाते हैं, फिर आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर आके यहाँ सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप किस हिसाब से पहचान कर पाएंगे कि वो बांग्लादेशी हैं या घुसपैठ करके यहाँ रह रहे हैं? मुझे लगता है कि यही वजह है कि अब तक नहीं मिल पाए हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी से भी जो बातचीत हो रही थी मेरी, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोगों की मांग तो बस इतनी है कि सरकार एक एसआईटी बना दे, एसआईटी बना के मामले की जांच करवाए कि क्या सचमुच में ऐसा है या नहीं है। बस इतनी सी बात है, फिर हंगामा होगा ही नहीं। तो बिल्कुल एसआईटी बनाने की मांग हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी, वो इस मुद्दे पे यह मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप एक एसआईटी बना दीजिए और जांच करा लीजिए। अब सरकार अपने हिसाब से देखेगी, चूँकि ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा जैसा प्रतीत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी अपने तरीके से जो है इस पे फैसला लेगी। आखिर में बात हम लोग हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत पे करने जा रहे हैं, जिसमें ईडी को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन को जिस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी और जमानत देने के दौरान जिस तरीके की टिप्पणी की, उसको लेकर के जो है ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सनी, क्या जानकारी है? और जो सुप्रीम कोर्ट से ईडी को एक तरीके से झटका ही मिला बोल सकते हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो खबर है उसके अनुसार न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि जो 28 जून का आदेश था वो बहुत ही तर्कसंगत था। और 28 जून का क्या आदेश था वो हम लोग कई बार दर्शकों को बता चुके हैं कि झारखंड हाईकोर्ट से बाकायदा ये कहा गया था कि कोई ठोस आधार या ठोस मतलब डायरेक्ट लिंकअप हेमंत सोरेन से नहीं हो रहा है और यही वजह है कि ये जमानत दी जा रही है। के आधार पे पूरी कहानी आधार पर काल्पनिक मनगढ़ंत ये कहानी कही गई है। हेमंत सोरेन भी बाकायदा इसे कहते रहे हैं और यही वजह है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट से ईडी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। और पीठ ने कहा है कि हम झारखंड उच्च न्यायालय मतलब झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, मतलब कोई इच्छा उन्होंने नहीं जताया। एक तरीके से बहुत बड़ा झटका ईडी को, निराशा हाथ लगी है। ईडी के लोग, ईडी के अधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे यह मांग करने कि आप हेमंत सोरेन का जो जमानत है उसको खारिज कर दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट
कि जमानत को सही ठहराया गया है और बाकायदा यह बोला गया है कि कोई इच्छा ही नहीं है कि इस मसले पे जो है किसी तरीके का पुनर्विचार करें। लेकिन देखिए ईडी के लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो कहा कि भाई जमानत याचिका इनकी रद्द होनी चाहिए, उसको नहीं माना। लेकिन उस दौरान जो कोर्ट की टिप्पणी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ट्रायल कोर्ट में उस पर ध्यान नहीं दे। जैसे उस दौरान कहा गया था कि ईडी ने एक काल्पनिक तरीके से मतलब कहानी बनाई और ज़मीन पर इनका मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई दावा नहीं है, हाँ, जमीन से डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, इंक्रोचमेंट नहीं, कब्जा जो दिखाने की कोशिश हो रही है वो सीधे तौर पे प्रतीत नहीं हो रही है। तो वो सब जो लाइनों को एक तरीके से कहा गया है कि ये ट्रायल कोर्ट में नहीं देखा जाएगा, तो ईडी के लिए यही एक राहत की बात है कि जिस तरीके की सख्त टिप्पणी थी हाई कोर्ट की, अब वो मान्य नहीं होगा। जमानत पे फिलहाल हैं और जमानत उनकी बरकरार रहेगी हेमंत सोरेन की। तो ईडी जो जमानत रद्द कराने गई थी वो नहीं हो पाया। तो जमानत बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये हेमंत सोरेन और उनके लोगों के लिए बड़ी राहत है। तो आप देखिए कि झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। सामने चुनाव है, अलग अलग एजेंडे सेट करने की कोशिश हो रही है, सदन में हंगामा चल रहा है। कल भी मानसून सत्र का तीसरा दिन है, कल अनुपूरक बजट में चर्चा भी होना है। तो आप फॉलोअप के साथ लगातार जुड़े रहिए। हम लोग लगातार कोशिश यह ज़रूर करते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं झारखंड से वो आप तक पहुँचाई जाए। शुक्रिया।